नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी की खास पेशकश में। मैं हूं कृति मिश्रा और आज इस साक्षात्कार में मेरे साथ हैं झारखंड असेंबली के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो जी। महतो जी, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पे। धन्यवाद सर, सबसे पहले बात करते हैं जो ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस रही। कई चीज़ें, कई विषय, उन पर विचार विमर्श हुआ। आपको क्या लगता है कि इन डेलिब्रेशंस के बाद किस तरह का इम्प्रूवमेंट आएगा, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा अगर हम असेंबली लेजिस्लेचर की बात करें तो? इसका जो अवधारणा है, इस अवधारणा को शाश्वत रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए आपको इस तरह का कार्यक्रम एक समय अंतराल में बराबर करना पड़ेगा। अगर इस कार्यक्रम को समय अंतराल में आप नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों के दिमाग में संविधान के बारे में, संविधान बनाने वाले लोगों के बारे में, संविधान दिवस के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होगी। इसलिए निश्चित रूप से हमारे देश का जो शासन व्यवस्था है, इस शासन व्यवस्था को जीवंत रखने के लिए इस तरह का कार्यक्रम का ज़रूरत होता है। सर, इस पर भी फोकस किया गया कि किस तरह से समन्वय ज़्यादा अच्छा रहे जो कॉन्स्टिट्यूशन के तीनों ऑर्गन्स हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो रेखा है उसके अंदर ही, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो या जुडिशरी हो, किस तरह से और इसको वेल डिफाइन किया जा सकता है? ये डेमोक्रेटिक शासन प्रणाली में ये जो तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ऐसे सैद्धांतिक रूप से तीनों अंग का समन्वय से ही बेहतर शासन व्यवस्था हो सकता है। लेकिन आज इतने वर्ष बीत जाने के बाद कभी कभी हम लोग देखते हैं तीनों अंग के बीच में टकराहट की स्थिति होता है और कभी कभी ऐसा भी स्थिति उत्पन्न हो जाता है। कभी विधायिका अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, कभी न्यायपालिका अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, कभी कार्यपालिका अपने को श्रेष्ठ समझते हैं। और ये जो सुप्रीमेसी लोगों के अंदर में ये जब पैदा हो जाता है, इस तरह के भावना से जब लोग ग्रसित हो जाते हैं तो फिर ईगो का लड़ाई होता है और इस ईगो का लड़ाई में दिक्कत हो जाता है, संवैधानिक व्यवस्था संकट में गिर जाता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से जिनका जो दायरा संविधान में फिक्स्ड है, उस लक्ष्मण रेखा को लोगों को पार नहीं करना चाहिए, तभी हम लोगों के लिए एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था दे सकेंगे। सर, हमने देखा कि किस तरह से हमने संविधान दिवस भी मनाया। संवैधानिक जो मूल्य हैं उनको और कैसे मजबूत किया जा सकता है और लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? मेरा मानना है जिस हमारा देश सही मायने में हेट्रोजीनियस इन नेचर है, तरह तरह के लोग होते हैं। कोई लोग संपन्न व्यक्ति होते हैं, कोई ऐसा भी व्यक्ति हैं जिनको कोई किसी से लेना देना नहीं है, दिन भर की मेहनत करते हैं और मेहनत का आदमी अपने मेहनत के भरोसे में अपना घर परिवार का पालन पोषण करते हैं। और हम समझते हैं कि दुनिया हम कितने आगे क्यों न चले गए हों, लेकिन लगता है कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए ये बहुत कारगर सिद्ध नहीं हो पाया है। इसीलिए इस व्यवस्था के प्रति भी लोगों का उदासीनता उत्पन्न होता है। लोग इसके बारे में जानने का प्रयास भी नहीं रखते हैं और जानते भी नहीं हैं। उनको अल्टीमेटली मन में एक ही बात रहता है कि हमको जान के फ़ायदा क्या है, इस तरह की बात है। तो मैं समझता हूँ कि उनके अंदर में ये जो निराशा का भावना उत्पन्न होता है, इस निराशा का भावना से मुक्त करने के लिए हम लोगों को इसमें और व्यापकता लाने की ज़रूरत है। इसका प्रचार प्रसार में व्यापकता लाने का ज़रूरत है। सर, आप झारखंड के प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं असेंबली के, तो आपने कहा कि इसमें व्यापकता लाने की ज़रूरत है, तो आप क्या ऐसे कदम उठाएंगे? इस संवैधानिक व्यवस्था के बारे में अपने माननीय सदस्यों के साथ तो चर्चा करते ही रहते हैं और हमेशा उनको संवैधानिक व्यवस्था के बारे में याद भी दिलाते रहते हैं और साथ साथ आग्रह भी करते हैं कि भाई इस व्यवस्था को तुम्हारे जो अनुयायी है, तुम्हारा जो फॉलोअर्स है, तुम्हारा जो डिसाइपल है, उन तमाम लोगों के बीच इस बात को बोलो और संवैधानिक व्यवस्था का जो शासन प्रणाली है
ये सर्वोत्तम भले ही नहीं है, लेकिन उत्तम व्यवस्था तो निश्चित रूप से है। इस उत्तम व्यवस्था को कैसे बरकरार रखोगे, इसके लिए इसका निरंतर चर्चा करने का काम करो। ये तो हम लोग सुझाव देते ही रहते हैं। सर, झारखंड विधानसभा की एक और खास बात है कि जो उत्कृष्ट विधायक का आप लोग जो पुरस्कार देते हैं, कैसे देते हैं, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, कैसे वो प्रेरणा स्रोत साबित होता है? झारखंड राज्य निर्माण होने के बाद से ही ये परिपाटी झारखंड के अंदर में लागू है, और मैं समझता हूँ इसलिए लागू है कि जनप्रतिनिधियों के अंदर में जन सेवा का भावना, उनका जो स्पिरिट को डेवलपमेंट करने के लिए उनके लिए ये प्राइज हम लोग देते हैं। और सिर्फ उन्हीं को प्राइज नहीं देते हैं, हम लोग उत्कृष्ट विधायक को देते हैं और विधानसभा के उत्कृष्ट कर्मी को भी देते हैं। और इस राज्य के अंदर में क्लास 2 में और 10th क्लास में जो लोग अव्वल आते हैं, विद्यार्थियों के बीच में टीचिंग लर्निंग सिस्टम को और डेवलप करने के लिए उन लोगों को भी हम लोग पुरस्कृत करते हैं। और साथ साथ इस बार के विधानसभा में मैंने एक नया निर्णय लिया कि जो पूरा दुनिया जब कोविड-19 के प्रभाव से ग्रसित है, ऐसे परिस्थिति में कोविड-19 के में ऐसे लोग जो अपने घर से निकलने में डरते थे, चाहे किसी भी व्यवसायी हो, नौकरी पेशे के आदमी हो या राजनेता हो, सारे लोगों के मन में एक भय समाया होता है। लेकिन समाज के अंदर में ऐसे व्यक्ति जो डॉक्टर हैं, जो नर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हैं, कुछ समाज सेवक हैं, ये लोग इस कोरोना काल में भी अपने आप को जनताओं के सेवा या जनताओं के बीच में ही रखे हैं। हम लोगों ने सोचा कि इस परिस्थिति में जो लोग अव्वल आए, उससे व्यक्ति को अगर पुरस्कृत नहीं करें तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात नहीं होगा। इसलिए मैंने इस बार कोविड-19 के जो वॉरियर्स हैं उनको भी पुरस्कृत करने का काम किया। और मेरे शेड्यूल में है, जैसे देश के सीमाओं में जो प्राणों की आहुति देते हैं हमारे सेना के जवान, उनको भी हम लोग पुरस्कृत करते हैं। या राज्य के अंदर में कोई छिटपुट घटना से कोई जवान का प्राण जाता है तो मैं हम लोग उनके परिवार को भी बुलाते हैं पुरस्कार के लिए। खिलाड़ियों को भी बुलाते थे, लेकिन इस कोविड-19 के समय में इसको थोड़ा हम लोग संक्षेप में ही पालन किए। और आपने इसके पहले एक सवाल हमको किया कि आप लोगों ने उत्कृष्ट विधायक का चयन कैसे करते हैं। उत्कृष्ट विधायक चयन करने के क्रम में हम लोगों ने एक नियम बनाया है, एक कमेटी बनाए हैं, और उस कमेटी के अंदर में हमारे राज्य के संसदीय कार्य मंत्री होते हैं और अनुभवी विधायक होते हैं, पक्ष के और विपक्ष के भी, और साथ साथ पत्रकार होते हैं जो हमारे विधानसभा के हर न्यूज़ को कवर करते हैं या विधानसभा के बारे में जिनको जानकारी है, वैसे पत्रकार को भी हम लोगों ने उस कमेटी में सम्मिलित करते हैं। उसके बाद विधायक लोगों का पूरा डाटा का अध्ययन किया जाता है, कौन कितने टर्म के विधायक हैं और विधानसभा में विधायी कार्य के निष्पादन में इनका किस तरह का रुचि है और ये कितना पॉजिटिव सकारात्मक भूमिका निभाने के दिशा में काम करते हैं। हम लोग इन तमाम नॉर्म्स को सेट करके सब लोगों ने मिलकर के कमेटी मिलकर के उनको चुनती है। और हम लोग स्थापना दिवस के दिन हमारे मंच में महामहिम राज्यपाल महोदया भी उपस्थित होते हैं, माननीय राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और सारे गण्यमान्य व्यक्ति होते हैं, उनके समक्ष उनको पारितोषिक देने का काम करते हैं। सर, ये बेहद ही आपने दिलचस्प बात बताई। जानना चाहूँगी कि कैसे असेसमेंट होता है? कमेटी बनाई है, आपने पैरामीटर्स रखे हैं, असेसमेंट किस तरह से किया जाता है? बस सब लोग मिल करके उनका असेसमेंट करते हैं। विशेष करके उनका एक तो मैं बता दूं, जैसे कि इस बार हम लोगों ने जिनको चुना वो लगातार 7 बार विधायक रहे और 7 बार यानी 5 साल के हिसाब से एक टेन्योर में अगर आप जोड़े तो 35 साल से लगातार वो विधायक है। तो 35 साल तक अपने विधानसभा के जनताओं का विश्वास और अटूट विश्वास को रख पाना किसी व्यक्ति के लिए वाकई में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ होता है। बिना स्थान परिवर्तन किए, बिना कोई माने अपना विधानसभा क्षेत्र परिवर्तन किए हुए अगर इस तरह का अटूट विश्वास को निरंतर कोई अगर रखता है तो सही मायने में वो लोग श्रेष्ठ होते ही हैं। उसके बावजूद भी हम लोग उनका देखते हैं, उनका क्वेश्चन कितना होता है, वो विधानसभा में किस तरह से पेश आते हैं। तमाम नॉर्म्स को देखने के बाद
हम लोग उनको चुनते हैं। आपने जैसा कि बताया कि ई विधान की भी शुरुआत हो गई है, किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? मैं आपको बता दूं, इसके पहले हमारा झारखंड राज्य में विधानसभा अपना नहीं था, बल्कि वहाँ हैवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो एक HEC का जो मकान में ही हमारा विधानसभा चल रहा था। जस्ट हम लोग इस साल उस विधानसभा में हम लोग पहला शुरू किए। इसके पहले एक दिन का सेशन हुआ था, इनॉग्रेशन सेशन, जिसमें देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पहुँचे हुए थे। उसके बाद फिर नहीं हुआ, फिर इस बार हम लोगों ने शुरू किया। तो हम लोगों के लिए ये जो विधानसभा है नया सेटअप है। नया सेटअप में और नया परिवेश में सारे विधानसभा का ऑफिस, कार्यालय, दफ्तर, सारा चीज़ ले जाना, ये हम लोगों के लिए एक सही में एक जटिल काम था। तो इन तमाम कामों को करने के बाद भी हम लोगों ने ई विधान वालों से संपर्क किया है और ई विधान का जो करने का जो स्टेप्स होता है उसको हम लोग आगे बढ़ाया है। और हम समझते हैं कि निकट भविष्य में हमारा विधानसभा भी पेपरलेस विधानसभा में कन्वर्ट होगा, यही मेरा उम्मीद है। सर, जैसा कि आपने बताया कि झारखंड नया प्रदेश है, नई असेंबली बनी, क्या चैलेंजेस आए? साधारण उदाहरण से, आप अगर कहीं नया घर में अगर सेट करते हैं तो नया घर जाने के बाद सारा व्यवस्था आपको बदल जाता है और अपने आइडिया के अनुसार आप उस घर को व्यवस्थित करते हैं, अपने लायक बनाते हैं। तो कोई भी चीज़ में उसी तरह विधानसभा में भी है कि जब आपने एक नया जगह में अपना पूरे सेटअप को इस्टेब्लिश करने के लिए गए हैं तो निश्चित रूप से आपको उसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, किस चीज़ का हम किस तरह से अरेंजमेंट करें ताकि हमारे वहाँ जो कर्मी हैं उनको भी सुविधा लगे, माननीय सदस्यों को भी सुविधा लगे और हमारे जन समुदाय के जो लोग वहाँ पहुँचते हैं उनको भी सुविधा लगे। इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है और ध्यान दे करके फिर उनको अरेंज करना पड़ता है। सर, आपकी नई विधानसभा बनी लेकिन उसके बाद तुरंत ही कोविड की शुरुआत हो गई। बिल्कुल। ऐसे में अब सेशन होल्ड करना कितना बड़ा चैलेंज है? क्या आपकी तैयारियां हैं? हमारा विधानसभा में वर्तमान में हम लोग 81 मेंबर हैं और हमारे विधानसभा के अंदर 150 सीट बना हुआ है। तो हम लोगों ने विधानसभा के अंदर में इस कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है, सारे प्रोटोकॉल को फॉलो किया और फिर सीटिंग अरेंजमेंट किया वहाँ। उसी तरह से जैसे कि मान लीजिए सिर्फ पत्रकार दीर्घा को चालू रखे और जो ऑफिसर्स गैलरी है और आपको दर्शक दीर्घा जो सब है, इन तमाम चीज़ों को बंद कर दिए और अनावश्यक रूप से जो भीड़ होता है उसको बंद कर दिए। और ऐसा भी माननीय सदस्य थे जो कोरोना से ग्रसित थे, उन लोगों को भी विधानसभा आने से मना कर दिए। बहुत ऐसे माननीय विधायक थे जो विधानसभा नहीं आने के बावजूद भी विधानसभा के विधायी कार्य में इतना रुचि रखते हैं कि लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी का भी डिमांड कर दिया कि हम इसी से आपसे जुड़ेंगे। खैर, इस तरह का बहुत सारा चीज़ हुआ। तो सारे नियम कानून का पालन करते हुए हम लोगों ने विधानसभा चलाया और ऐसा वैसा नहीं, जम के विधानसभा चलाया। आपको मैं बता दूं, एक दिन तो ऐसा हुआ हम लोगों का, जो 2 बजे से सेकंड हाफ में 2 बजे से विधानसभा जनरली हम लोग शुरू करते हैं, तो 2 बजे से लेकर के रात 7:30 बजे तक लगातार चर्चाएं चली। उस दिन स्पेशल डिबेट भी था कोरोना के बारे में। तो हम लोगों ने उसको करीब 5 घंटे के आसपास हम लोगों ने विधानसभा को चलाया और पूरा कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए चलाया। इसलिए विधानसभा तो हम लोग ढंग से चलाते हैं। चर्चा भी सार्थक चर्चा होती है, वहाँ पक्ष विपक्ष दोनों ने अपना भाग लेते हैं। सर, चर्चा, सार्थक चर्चा, पक्ष विपक्ष, एक बहुत बड़ी समस्या है डिसरप्शन की, व्यवधान की। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर होने के तहत किस तरह से हाउस की प्रोसीडिंग्स जो हैं आप कैसे इंश्योर करते हैं कि वो सुचारू रूप से चले? ये भी डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था का एक आइडियोलॉजी है कि जब भी विधानसभा सदन के अंदर में सदस्य जब आते हैं तो निश्चित रूप से एक विचारधारा के नहीं आते हैं, विभिन्न विचारधारा के सदस्य वहाँ आते हैं और विभिन्न विचारधाराओं का टकराहट विधानसभा के अंदर में होता है, न कि सदस्यों का व्यक्तिगत टकराहट होता है। इसलिए जो माननीय सदस्य या जो विचारधारा के सदस्य अपने विचारों को प्रमुखता से विधानसभा के अंदर में रखते हैं, उनको सुनते हैं हम लोग। ये आवाज़ जनता तक हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं और मिला जुला के सबका लक्ष्य एक ही होता है कि हाउ टू डेवलप माई कॉन्स्टिट्यूंसी, आवर कॉन्स्टिट्यूंसी एंड आवर स्टेट
एज वेल एज आवर कंट्री। यही हम लोगों का अंतिम में ये सब होता है। सर, आपको याद होगा कि देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण बात की थी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में कि जो कमिटीज़ हैं वो सभी लेजिस्लेचर्स में और इफेक्टिव बनानी होंगी। क्या आप कदम उठाएंगे उनको और इफेक्टिव बनाने के? नियम के अनुसार जो विधानसभा का कमेटी है ये एक तरह से निरंतर चलने वाले कमेटी है और इसको एक तरह से मिनी कैबिनेट भी कहा जाता है और वो जितना बढ़िया ढंग से चलेगा जनहित में काम उतना ही अच्छा होगा। इसलिए कमेटी को तो ढंग से चलाना निहायत ही जरूरी है। इन कामों से अगर कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो मैं समझता हूँ वो फॉर्मेलिटी के लिए रह जाएगा विधानसभा। तो आप क्या कदम उठाएंगे सर कि अटेंडेंस जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो मेंबर्स हैं उनका अटेंडेंस जो है वो अच्छा होना चाहिए उस पर। बिल्कुल। तो आप स्पीकर के तौर पर क्या कदम उठाएंगे? नहीं, हमारे राज्य में ऐसा परिपाटी है, जनरली मेंबर सब विधानसभा आउट होने के साथ साथ सब तैयार रहते हैं, सब हाउस में आते हैं, एब्सेंट नहीं रहते हैं। चलिए सर, आखिरी सवाल पूछती हूँ आपको। आगे और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ और स्ट्रेंथन हो, जो हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो और मजबूत बने, ऐसे में क्या कदम उठाना चाहिए विधानसभाओं को? देखिए, इसमें तो हम सारे लोगों को लिबरल होना पड़ेगा, हम लोगों को खुद डेमोक्रेट बनना पड़ेगा। हम लोग अगर डेमोक्रेटिक नेचर को नहीं अपनाएंगे तो ऊपर से हम डेमोक्रेसी 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 का जो आवाज़ करके लोगों को डेमोक्रेट नहीं बना सकते हैं। इसलिए इसका जो डेमोक्रेसी का जो अर्थ है, इस अर्थ के लिए लोगों को इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड करना पड़ेगा। जब वे लोग इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो जाएगा तो मैं समझता हूँ ये स्वतः आपका जो लक्ष्य है डेमोक्रेसी का वो पूरा हो जाएगा। सर, चलते चलते जानना चाहूँगी कि अभी 20 साल पूरे हो गए हैं झारखंड के स्थापना को हुए आगे क्या डेवलपमेंट का रास्ता है, किस तरह का फोकस रहेगा? हमारा राज्य माइंस और मिनरल बेस्ड राज्य, हमारे राज्य के अंदर में बहुत सारे ऐसे माइंस और मिनरल्स मिलते हैं जो पूरा देश में मिल रहा है, उसका 25% करीब हमारा ही स्टेट से आता है। और माइंस और मिनरल्स वाला स्टेट को डेवलपमेंट के लिए उसका उस हिसाब से पॉलिसी हम लोगों को तय करना होगा, तभी हम लोग राज्य के जनता को उसका सही जो अधिकार है उसको दे सकेंगे। हमारे यहाँ कोयला मिलता है, हमारे यहाँ लोहा मिलता है, हमारे यहाँ तांबा मिलता है, हमारे यहाँ अब्र मिलता है, यूरेनियम भी मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, तरह तरह का माइंस और मिनरल से भरा हुआ राज्य है झारखंड। और किसी ने कहा था कि पूरे देश में जितना खपत है उसका 25% हमारे झारखंड से आता है। मैं एक सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में एक सवाल किया कि आपने इंडिया का नक्शा बना के दिखाओ। लोगों ने इंडिया का नक्शा बना दिया, फिर उसको किसी तरह से उलूज कर दिया, तो बोला फिर से बनाओ। बोला फिर से इंडिया का नहीं बनेगा तो झारखंड का बना देता हूँ। तो झारखंड का बना दिया। तो जवाब दिया उसको कि जब झारखंड का नक्शा बन गया तो 25% इंडिया बन गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि झारखंड राज्य के अंदर में माइंस और मिनरल्स की ताकत यह है कि वे देश के अर्थनीति में झारखंड का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह बन जाता है कि माइंस और मिनरल्स है तो झारखंड में, लेकिन झारखंडी लोगों का हित में इसका ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। सबसे बड़ा दुखद स्थिति इसी जगह में है। इसलिए हम लोगों ने कभी कभी इस बात को भी सोचता है कि माइंस और मिनरल्स होना हमारा या तो आशीर्वाद है या अभिशाप है। कभी कभी हम लोगों को मन में अनायास हम लोग उदास हो जाते हैं और लगता है कि माइंस मिनरल्स के प्रदेश हम लोगों के लिए एक अभिशाप बन गया है। यह स्थिति पैदा हो जाता है। जिस दिन केंद्र सरकार की तरफ से इस माइंस और मिनरल्स के अच्छे नियम बन जाए जो हमारे राज्य के हित में होगा, मैं समझता हूँ कि लोग भी फोरकास्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों का भविष्यवाणी है कि झारखंड राज्य पूरे देश का श्रेष्ठ राज्य है। तो अगर सिर्फ इसका नीति अगर ठीक ठाक ढंग से मिल जाए, राज्य को अगर इसका हिस्सा अगर मिल जाए, तो मैं समझता हूँ ये राज्य पहले पायदान पर आ जाएगा देश में। सर, जो ट्राइबल एस्पिरेशंस की बात होती है जिसकी वजह से ये स्टेट बना था, उसमें आप क्या सोचते हैं कि कितनी सक्सेस मिल गई? ये बात बिल्कुल आपने सही कहा
कि ये कल्याणकारी राज्य है और कल्याणकारी राज्य ट्राइबल एस्पिरेशन के लिए ही बना था और उनका जिस तरह का विकास होना चाहिए था अभी उस तरह का विकास अभी तक नहीं हो पाया है। प्रयास है हम लोगों का। मैं बता दूं कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से रिलेटेड हूं, उसी दल का राजनीति से आज यहाँ तक आपके पास तक पहुँचा हूँ और हम लोगों का मूल बेस यही है, आधार यही है। इन लोगों के विकास के लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील रहते हैं और हम समझते हैं कि ये जो सरकार बनी है ये सरकार उनके हितों के रक्षा के लिए नियम कानून बनाएगी और आने वाला समय में इनको भी कंधे से कंधा मिलाकर चलने का एक ताकत ये सरकार देगी। महतो जी, आप हमसे जुड़े, आपने हमसे ये सारी बातें की, बहुत बहुत धन्यवाद राज्यसभा टीवी से बात करते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहें राज्यसभा टीवी से।